हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक बार मैथ की क्लास लेके आया हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 3-4 वीडियो अपलोड कर दी हैं और अब हम उसके आगे पढ़ाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हम आज जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा पीछे बताया भी है। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो आप अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके वहां पर देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। तो आप परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को हम p बाई क्यू, अब p बाई क्यू क्या होता है? जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। p बाई क्यू का मतलब जैसे कि 3/4 ये एक परिमेय संख्या है, 6/7 ये एक परिमेय संख्या है, 11/3 ये एक परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। ये कैसे है? इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी के नीचे 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो ये p बाई क्यू के रूप में बन जाएगा। तो परिमेय संख्या बहुत ही आसान होता है। जिस नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में लिख दें वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब हम थोड़ी सी अपरिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होती है अपरिमेय संख्या जो होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वह अपरिमेय संख्या है। अब हम कैसे बताएंगे कौन सी संख्या ऐसी है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? सारी संख्या हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, आपको लगता होगा, लेकिन नहीं लिख सकते। आगे जानते हैं किसे नहीं लिख सकते। जैसे √2, √3, √5। तो आपको पता है, अब इसे हम बताते हैं कि इन्हें p बाई क्यू के रूप में क्यों नहीं लिख सकते। तो आप ये एक तरीके से जान लीजिए, कोई ऐसा जैसे नॉर्मल कोई संख्या हो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अगर ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, जो संख्याएं किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होंगी वो संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे 2 पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? जैसे 4 ये किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का है, 2 का पूर्ण वर्ग है। जैसे 9 ये किसी का पूर्ण वर्ग, किसका? 3 का पूर्ण वर्ग है। लेकिन √2 यानी 2 किसी का पूर्ण वर्ग है? 2 किसी का पूर्ण वर्ग है? तो आप कहेंगे नहीं, 2 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो जिस नंबर के ऊपर रूट लग जाएगा और वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वो संख्या कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे एक संख्या हम और ले लेते हैं, जैसे √16, √16 चलिए हम बात करते हैं, जैसे √16 पर बात करते हैं। तो √16 को हम क्या इसका निकाल सकते हैं? इसका पूर्ण वर्ग क्या आएगा? यानी किसका पूर्ण वर्ग है? 4 का पूर्ण वर्ग है। तो आपको पता है कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो वो संख्या क्या आ जाएंगी? परिमेय। अब आपको पता है कि 4 जो है परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसी के जगह है, अगर जैसे √16 का हमें निकालना है कि पूर्ण वर्ग कैसे भाई, तो हम क्या करते हैं? 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 2, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2। तो वर्गमूल निकालने को हम क्या करते हैं? 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ जितने जोड़े बने 2 गुणे 2 यानी 4 आ गया। तो यहां से तो हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, लेकिन
इसी तरह जैसे अगर हम 15 का मान ले तो 15 का कैसे निकलेगा? 15 को हम पहले 3 से और फिर 5 से। तो अब यहाँ पे पेयर नहीं बनेंगे, जोड़े नहीं बनेंगे। जैसे 3 2 बार होता तो जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर भी एक बार है, तो इसको हम √15 ही लिखेंगे। और अगर हम इसको निकालने की कोशिश भी करते हैं तो आपको पता है 3 का वर्ग 3 का वर्ग क्या होता है? 9, और 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो 15 जो है 9 और 16 के बीच में आएगा, यानी 3 के और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। कुछ आएगा लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि वो पॉइंट में होके आएगा। तो जिसका मान हमें एग्जैक्ट ना पता हो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपको पता है कि 3.14 को हम दशमलव हटाने के लिए कैसे लिखते हैं? 314/1 के बाद 2 जीरो। तो ये एक p/q के रूप में लिख दिया गया। तो ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। और इसी तरह अगर हम 7.9 कुछ भी हो तो इसे भी हम लिख सकते हैं क्या? 79/10। तो आपको पता चल गया कि ये परिमेय संख्या हम जो है निकाल सकते हैं किसी का। लेकिन अगर हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना, जैसे कि मान लीजिए जैसे 7.32145 और इसी तरह चलता चला जाए अनंत तक, तो हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि क्या आएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी पे हम कुछ एग्जांपल कराते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि परीक्षा में पूछा जाता है पाई आप जिस तरह से बनाते हो पाई का मान आपको पता होगा 22/7 भी होता है, 3.14 होता है कहते हैं लोग, और 180 भी होता है। लेकिन आपको पता 22/7 तो परिमेय संख्या होती है, आपको पता है p/q के रूप में लिखा है। 3.14 को भी हम 314/100 लिख सकते हैं, और ये तो है ही परिमेय। तो आपको लग रहा होगा पाई एक परिमेय संख्या होती है, लेकिन हम आपको बता दें पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हर जगह उसके मान अलग अलग है, एक निश्चित नहीं है। तो और यहाँ पे ये जो 3.14 है उसकी वैल्यू और भी होती है। जैसे हम 7 को जब 22 से भाग देंगे तो डायरेक्ट ये नहीं आएगा, क्यों? 7 × 21, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये 7 × 7, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, 7 × 4 = 28, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 7 दूनी 14, और इसी तरह ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हमने अपनी सुविधा के लिए 3.14 लिख लिया है, लेकिन इसकी वैल्यू और आगे भी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हम ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। अब 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन जब 22/7 कहीं पूछा जाएगा तो वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर पाई पूछा जाएगा तो पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह एक वैल्यू और भी होती है, आप आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे 11th या 12th में। ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद 2 पॉइंट समथिंग करके है कुछ, वो भी अनंत ऐसे बढ़ते हुए चला जाता है। तो कुछ वैल्यू ऐसी आएंगी जो आपको पता हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आपके परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पाई पूछ सकता है। पाई की क्या है? एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है, उसमें है कि सिद्ध कीजिए कि √3 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या प्रूफ करना है? 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कैसे किया जाएगा आइए बताते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें हमें प्रूफ करना है 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम उल्टा मान लेते हैं कि चलिए 3√2 एक परिमेय संख्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या है।
अब आपको पता है जब 3√2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3√2 को एक p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम ये इस 3 को दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? √2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? p/3q। अब आपको पता है ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जब ये भी एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन आपको हमने बताया है ये इस बात का विरोध कर रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है। √2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, तो ये पूरा जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। यह इस बात का विरोध कर रही है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ये पूरा एक परिमेय संख्या यानी पूरा नंबर एक जो है परिमेय संख्या नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक चीज ये भी समझ लीजिए, अगर किसी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या में किसी का गुणा होगा, किसी भी संख्या का गुणा होगा या भाग होगा या ऐड होगा, तो वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई नंबर जुड़ेगा या घटेगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के लिए हम एक और प्रश्न करते हैं। ये तो मल्टीप्लाई वाला होगा कि अगर किसी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। एक चीज और जान लीजिए, अगर किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का सेम अपरिमेय संख्या का होगा तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे √2 में अगर √2 का हुआ तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी। यानी किसी अपरिमेय संख्या में सेम अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगी। तो इसलिए बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा टेंशन वाली लेने वाली बात नहीं है। अब जैसे एक प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए अब एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है? √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या। मैंने शायद उसमें गलत पढ़ दिया था। क्या प्रश्न था? 3√3। इसमें बताना था यह एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए एक परिमेय संख्या नहीं है। हमने शायद अपरिमेय बोल दिया था, तो इसमें बताना था 3√3 एक अपरिमेय संख्या है या फिर 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये बताना था। इसमें पूछ रहा है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही, अगर हम मान लेते हैं कि ये √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। जब a/b के रूप में लिख सकते हैं तो हम इस तरीके से 1 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? a/b + 1 और ये हो जाएगा a + b/b। अब आपको पता है कि अगर हम किसी को p/q कर लेते हैं, यहाँ पे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या होगा? p/q, ये p हो गया और ये q हो गया और ये q हो गया। तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हमें पता है कि ये तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर इसके बराबर में √3 लिखा है और आपको पहले से ही पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये इस बात का विरोध कर रही है कि p/q भी परिमेय संख्या होगी। तो हम इस यहाँ से बता सकते हैं कि ये पूरा संख्या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है। आप ये चीज ये भी जान लीजिए, जैसे कोई यूनिट होती है, अगर ये अपरिमेय संख्या है, अगर उसमें कोई नंबर जुड़ेगा तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। देखते हैं और अच्छा कोई प्रश्न हो तो हम उसे करा देते हैं आपको। वही चीज, सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं इसमें। तो √7 बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है क्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको बताया ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां से एक तो यही तरीका कि यहाँ पे सीधे निकल जाएगा, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो और क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका और भी दोस्तों को फायदा हो सके। उम्मीद करते हैं आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।